उसका नाम कलेक्शन है। जावा डॉट यूजर पैकेज है जिसको हमने डिस्कस करना है। इस पैकेज के अंदर एक कलेक्शन का फंडा आता है और वो कलेक्शन का कंसेप्ट क्या है कि अगर मुझे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होल्ड करने हैं तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहली टर्म तो आती है कि मैं एरे यूज करूँगा। पर जो एरे है उसकी लिमिटेशन होती है कि एरे को यूज करने से पहले आपको उसका साइज का आइडिया होना चाहिए। तो जावा आपको एक कलेक्शन एपीआई देता है जो कुछ क्लासेस हैं जो आपको हेल्प करती हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए। तो इसकी एक हिरार्की है। सबसे पहले कलेक्शन नाम का इंटरफेस है, इससे एक निकलता है आपका सेट, एक निकलता है लिस्ट, एक निकलता है क्यू, ठीक। और एक इस कलेक्शन की फैमिली से अलग है जिसका नाम है मैप। ये सारे इंटरफेस हैं। इस कलेक्शन ने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसका नाम है आइटरेबल। एक रूल है जो भी कलेक्शन आइटरेबल को इंप्लीमेंट करती है उस पर एनहांस लूप लग सकता है। अब है क्या, सेट का मतलब है यूनिक ऑब्जेक्ट कलेक्शन, मतलब इसके अंदर यूनिक ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट होल्ड करोगे उनका बिहेवियर यूनिक होना चाहिए। लिस्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडेक्स्ड ऑब्जेक्ट। ये एक इंडेक्स ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है, मतलब लिस्ट ऑलमोस्ट आपके एरे की तरह होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है इसके अंदर। उस तरीके से आप सारी वैल्यूज इसके अंदर होल्ड करा सकते हैं। क्यू फॉलो पैटर्न इन कलेक्शन, जैसे आप क्यू फीफो वाला पैटर्न है वो उसके अंदर यूटिलाइज हो जाता है, जैसे जो क्यू की प्रॉपर्टीज हैं वो मिल जाती है। मैप ये कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू है, और हियर की इज ए सेट ऑफ यूनिक वैल्यू, मतलब वो एक तरह का सेट होता है यूनिक वैल्यूज। तो बेसिकली यही आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और हमने इसके बेस पे कलेक्शन की क्लासेस डिस्कस करनी, क्योंकि जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस बेस पे पूछा जाता है कि कौन सी कलेक्शन कब यूज की जाती है, उस क्राइटेरिया से आपसे पूछा जाता है। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आए और मैंने एक पैकेज बनाया कॉल सेट। तो सबसे पहली जो कलेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। ALW एरे लिस्ट को एनालाइज करते हैं, और ये जितनी भी कलेक्शन है सारी जेनेरिक है, आपको टाइप बतानी पड़ेगी। तो मैंने स्ट्रिंग दिया, वैल्यूज लिया, एरे लिस्ट बना ली, वैल्यूज में क्या करके आइटम डाली, सेकंड किया, थर्ड किया, और एक डुप्लीकेट भी अलाउ कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज को कॉल करता हूँ। सी अब होता क्या है, जब प्रिंटलन में कोई रेफरेंस पास की जाती है तो वो ये उसकी जनरल डेफिनेशन कॉल करता है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट वाली होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पेरेंट है सबका और किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को होल्ड कर सकता है। फिर यहाँ से स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कॉल होता है, और वो क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट नल है तो नल रिटर्न करेगा, नहीं तो उसका टू स्ट्रिंग कॉल करेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यूज का टू स्ट्रिंग कॉल करेगा। तो मैं एरे लिस्ट में जाता हूँ, टू स्ट्रिंग देखता हूँ तो कोई टू स्ट्रिंग नहीं है। फिर इसके पेरेंट में जाता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ भी कोई टू स्ट्रिंग नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन में जाता हूँ, यहाँ टू स्ट्रिंग देता हूँ, तो इसका टू स्ट्रिंग है। और वो टू स्ट्रिंग क्या करता है, आपको एक एक करके जितनी आइटम्स है सारी शो करेगा। तो हम वापस यहाँ आते हैं, और एक चीज एरे लिस्ट में और है, इंटरनली ये है क्या, ये एक एरे बनाता है ऑब्जेक्ट टाइप का, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन सेव करते हो वो उसको इस तरीके से सेव कर देता है। तो मैं यहाँ आता हूँ,
एल डेमो के अंदर और चला कर देखता हूँ तो ये सारी वैल्यूज हैं उस तरीके से दिखाना। सी जो इसके दिखाने का ढंग है वो क्या है, जैसे आपने डाले थे ये उसी ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो यानी इसकी एक खास बात ये भी है कि ये ऑर्डर मेंटेन करके चलता है। ऑर्डर किसका, आपके इंसर्शन का ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, यानी जिस मैनर से आपने ऐड किए उसी मैनर में रिट्रीव होंगे। अब इसको असेस करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ऑन इंडेक्स बेस्ड, तो मैं लिखा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन वैल्यूज डॉट साइज i प्लस प्लस। यहां लिया प्लस वैल्यूज का एक फंक्शन होता है गेट, इंडेक्स डालो, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। तो ये एक एक करके सारी वैल्यूज आपको शो करते हैं। अब एक स्पेशल लूप, यानी मैंने आपको बोला ये आइटरेबल है तो इस पे एनहांस लूप लग सकते हैं। एनहांस लूप कैसे, एक वेरिएबल बनाओ जिस टाइप की कलेक्शन है, स्ट्रिंग टाइप की कलेक्शन है तो मैंने str बना दी और वैल्यूज लिख दी। यहाँ पर str प्लस 3, तो इस तरीके से आप इसे डन कर सकते हो। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर होता है। अब उसके बाद एक और है, आपके पास एरे लिस्ट है और इंटरनली एक तरह का एरे होता है, तो आपके पास एक फंक्शन है जिससे आप एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो किस तरीके से, एक टू एरे नाम का फंक्शन है, ठीक है, या फिर इस तरीके के फंक्शन आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और सबसे पहले एक स्ट्रिंग एरे लेते हैं, वैल्स इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग, इसका साइज जितना मेरे एरे लिस्ट का साइज है उतना साइज लेंगे। फिर मैं करता हूँ वैल्स इज इक्वल टू वैल्यूज डॉट टू एरे और इसमें डाल दिया मैंने वैल्स। और फिर जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज चलाते हो वैसे आपने ये कोड चलाया, बस यहाँ क्या ले लिया, वैल्स ले लिया, सेम रिजल्ट देगा। यानी आपका असेस करने के देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक, अब इनमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक, अब उसके बाद बात क्या आती है, आपने ये एलिमेंट्स डाले, 4 एलिमेंट्स आपके पास है, मैं एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं वैल्यूज डॉट रिमूव। 2 तरीके हैं आपके पास रिमूव करने के, या तो आप बता दो पोजीशन कि किस इंडेक्स पे वो एग्जिस्ट करते हैं, या ऑब्जेक्ट ही डाल दो। मैं डाला फर्स्ट। अब वैल्यूज देखता हूं, अब क्या होगा, फर्स्ट तो 2 है तो ये सारे फर्स्ट रिमूव नहीं करेगा, जो पहली अकरेंस है। और इसका मूव करने का तरीका क्या है, बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट अकरेंस मिली उसको रिमूव कर देगा। तो चलाया, रिमूव हो गई अकरेंस। ठीक, अगर मुझे ऐड करना पड़ जाए तो मैं लिखता हूं वैल्यूज डॉट ऐड फोर्थ, ये मैंने ऐड किया। अब मैं इसे चेक करता हूं, ये इस तरीके से वैल्यू दिखाएगा। ठीक, तो जब भी आप ऐड कॉल करते हो तो ये क्या करता है, जब कॉल करता है तो इसको एक जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी वहां ऐड करेगा। ठीक, अब इसी का एक और भी है वैल्यूज डॉट ऐड, एक ऑप्शन है ऐड का ही एक ओवरलोडेड वर्जन है जिसमें आप इंडेक्स बताओ। मैंने इंडेक्स लिया और मैंने कहा दूसरे इंडेक्स पे 5 को ऐड कर। अब क्या होगा, दूसरा इंडेक्स कौन सा बनता है, 0 1 2, तो ये करेगा इस पोजीशन पे इसे डाल देगा और बाकियों को पुश कर देगा। तो चलाया, अब ऐसी एक फंक्शन हो रहा है हमारे पास सेट, मैं यहां आया और मैंने यहां दिया सेट के अंदर सेकंड, और सेकंड में मैं डाल दिया 6, चलाया, इसे रन किया, तो सी उसको रिप्लेस करेगा, मतलब जो सेट है वो रिप्लेस करके चलता है। अगर मान लो आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो देखो 3 है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ है, एक स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ है, और एक एरे कलेक्शंस के अंदर इंडेक्स आउट ऑफ आती है। मतलब यहाँ पे वो उस तरीके का एक्सेप्शन उन्होंने ओवरराइड वगैरह कर दी। ये तो हुआ एल डेमो का।
एक दूसरा करते हैं इसका फॉर्मुलेशन। अब आपके पास अब जो ये अरे लिस्ट बनती है ये किसी ऑब्जेक्ट्स को भी एज अ स्टोर कर सकती है। अभी तो मैंने स्ट्रिंग को स्टोर किया, अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट किस तरीके से, मैं यहाँ आया क्लास इंफॉर्मेशन से क्लास बनाई, इसके अंदर मैं कुछ डिटेल्स डालता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्राइवेट डबल सब, यहाँ आए जनरेट गेटर एंड सेटर, दोनों के गेटर सेटर में जनरेट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद जनरेट कंस्ट्रक्टर, फिर जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये वाले ऑप्शंस अनटिक कर दिए। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। ये आपने सब फॉर्मुलेट किया। इसके बाद यहाँ आए, मैंने लिया एरे लिस्ट और मैंने यहाँ दिया कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो मतलब इस एरे लिस्ट के अंदर जो आप आइटम डालोगे वो एक इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ मैंने डाला ये वैल्यूज डाली। अब मैं इनके वैल्यूज को प्रोसेस करना चाहता हूँ। प्रोसेस करने का एक तरीका, हमने 2-3 तरीके तो देखे, पर एक तरीका और है विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर। आप आइटरेटर की हेल्प से व्यू कर सकते हो। तो कैसे, आप एक आइटरेटर नाम का इंटरफेस लो। किस टाइप का आइटरेटर बना रहे हो, इंफॉर्मेशन टाइप का, और यहाँ लिया infos डॉट आइटरेटर, फिर एक लूप चलाया हैज नेक्स्ट, क्या आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आगे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट को कॉल करो। तो नेक्स्ट ऑब्वियस ही बात आपको क्या कर देगा, टू मतलब आपको ऑब्जेक्ट की रिटर्न करेगा, उसका टू स्ट्रिंग कॉल कर देगा। तो जब हम इसे चलाएंगे तो उसने एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखा दिए। ऐसा ही आपके पास लिस्ट आइटरेटर है। एलटी लिया और यहाँ लिखा है infos डॉट लिस्ट आइटरेटर। अब सी ये भी वैसे ही काम करता है। आप लिखो हैज नेक्स्ट, ठीक, और नेक्स्ट चलाओगे तो ये भी उसी ऑर्डर में वैल्यूज आपको दिखा दें। पर इसकी खास बात क्या है कि एक बार आप क्रॉस कर गए, मतलब एक बार आप आइटरेट कर गए, तो जो आइटरेटर होता है वो फॉरवर्ड ओनली मोड में काम करता है। फॉरवर्ड ओनली का मतलब आगे जा सकता है, बैक नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर एक फंक्शन आता है एज प्रीवियस, ठीक, यहाँ चेक किया प्रीवियस कॉल कर लिया। तो ये क्या है कि जो आपका प्रीवियस ऑप्शन है वो आपको शो कर देगा। तो जैसे बैक ट्रैक भी कर लेता है, जैसे रमेश पे एक बार पहुंचा तो वापस रमेश से राजेश तक पहुंच सकता है। तो ये लिस्ट आइटरेटर आ जाता है हमारे पास। अब इसी तरीके से आपके पास लिंक लिस्ट नाम की कलेक्शन है। अच्छा, मैं यहाँ आता हूँ और एक LL यहाँ चेक करते हैं, लिंक्ड लिस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं स्ट्रिंग के लिए। अब लिंक लिस्ट की पहली खास बात क्या है, एरे लिस्ट इंटरनली क्या लेके चलता है, आपका ऑब्जेक्ट का एरे लेके चलता है, जो कि ऑब्जेक्ट का एरे नहीं, एक नोड क्लास लेके चलता है। अभी नोड क्लास इसकी प्राइवेट स्टैटिक क्लास है, यानी एक तरह की नेस्टेड क्लास है, और प्राइवेट होने के कारण वो विद इन द लिंक लिस्ट ही वर्क करेगी। और कैसी लिंक लिस्ट का नोड कैसा ही है, डबली है, नेक्स्ट और प्रीवियस इसके अंदर आ रहा है। तो मैं इसको करके देखता हूँ, वैल्यूज डॉट ऐड फर्स्ट। इसके अंदर एक और मेथड है जो एडिशनल है, ऐड फर्स्ट कर दिया, तो वन डाल दिया। एक इसका फंक्शन ऐड लास्ट है, हमने 2 डाल दिया। मतलब ऐड तो हमेशा लास्ट में डालता है, पर अगर आपको एक स्पेसिफिक लास्ट में लेके जाना है तो वो भी आप करवा सकते हो।
हमने डाल दिया, उसको चेक करते हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब जब आप रिमूव करने लगते हो तो रिमूव में भी आपको कई ऑप्शंस मिलती है, जैसे रिमूव देखो लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट की फैमिली सेम है, तो 80% मेथड दोनों के सेम है, कुछ मेथड्स लिंक लिस्ट में एडिशनल है, जैसे एक रिमूव फर्स्ट में जाता है, रिमूव लास्ट में जाता है, और यहाँ पे आगे वैल्यूज को कॉल किया तो जो उसके फर्स्ट और लास्ट थे यानी 3 और 4 रिमूव हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपका काम करेगा। उसके बाद एक कलेक्शन आती है हमारे पास सेट फैमिली के अंदर जिसका नाम है हैश सेट। हम हैश सेट को चेक करते हैं। अब हैश सेट के अंदर क्या होता है, मैं जैसे हैश सेट के अंदर गया, मैं स्ट्रिंग दिया, वैल्यूज दी, वैल्यूज के अंदर वैल्यूज ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं डाला फर्स्ट, मैंने डाला सेकंड, मैंने फिर इसके अंदर फर्स्ट डाला। अब इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है, और अगर आप डुप्लीकेट्स अलाउ करने की कोशिश करते हो तो उसे इग्नोर करता है, ठीक है, तो उसने उसे इग्नोर करना है। तो यहाँ लिया वैल्यूज जोड़ है थर्ड, ये डाल दिया। अब अगर मैं इसको व्यू करता हूं, जैसे मैंने व्यू किया थर्ड सेकंड फर्स्ट वेलकम, अब सी जो ऑर्डर मैंने डाला वो ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, ठीक, और डुप्लीकेट से अलाउ नहीं हुआ। तो हैश सेट बेसिकली इंटरनली हैशिंग टेक्निक यूज करता है टू स्टोर एलिमेंट्स। जैसे इफ यू रिमेंबर, आपने हैशिंग टेक्निक पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता था, हम एक हैश फंक्शन बनाते थे। उस हैश फंक्शन से क्या होता था, एक हैश कोड मिलता था, यानी जो मैं आइटम स्टोर करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ इट, वो एक हैश वैल्यू जनरेट करता था। हैश वैल्यू के हिसाब से एक एड्रेस मिलता था, उस एड्रेस पे सेव कर देता था। हैशिंग टेक्निक की खास बात यही थी कि जब हम उसको असेस करते हैं, यानी हैशिंग वैल्यूज को असेस करते हैं, और उसमें सर्चिंग सबसे फास्ट होती है, यानी वो यूज कहाँ होता है, उसमें इंसर्शन डिलीशन तो नहीं हम कंसीडर करते हैं, हमारा मेन टारगेट होता है अगर हमें फास्ट सर्चिंग चाहिए हो तो हैशिंग टेक्निक से बेस्ट सर्चिंग टेक्निक कोई नहीं है, वो मैकेनिज्म सबसे बेस्ट होता है। तो ये इंटरनली हम तब यूज करते हैं जब आपको चेक करना हो कि पर्सन ने ये एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तब हैश सेट को यूज किया जाता है। तो हैश सेट हमेशा सर्चिंग से रिलेटेड है। अब जैसे इसके अंदर एक फंक्शन है, अगर मैं लिखूं वैल्यूज डॉट कंटेन्स, आप ऑब्जेक्ट देखो क्या इस कलेक्शन में फर्स्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब इस तरह के काम करने के लिए आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करोगे। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करके आइटरेट करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप इसमें वो वैल्यू स्टोर करोगे जिनको बाद में आपको कंफर्म करना हो कि क्या ये है कि नहीं है। जैसे सपोज करो अभी छोटी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कि पर्सन के पास ये आइटम्स हैं, इसने यहाँ ऐड कर ली कि नहीं कर ली, और हम ये चाहते हैं कि एक बार जो ऐड होगी वो दोबारा ऐड ना कर सके। जैसे कुछ गेम्स गुम्स बनानी पड़ेगी, तो वहाँ बैकग्राउंड में हैश सेट ले सकते हो कि कोई आइटम डालने से पहले कंफर्म हो जाए क्या उसने ऑलरेडी ली हुई है या नहीं ली हुई है। अभी क्या होता है, आप क्या करोगे, मान लो एक लिस्ट इधर है, एक लिस्ट इधर है, अगर देखना हो इस लिस्ट में वो आइटम ऐड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक एक करके सबसे कंपेयर करोगे, यही हमारा है। अगर मान लो वो लिस्ट मिलियंस में हो तो हैशटैग यूज करो वहां पे। हैशटैग से क्या होगा, बहुत जल्दी आपको बता देगा कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ऐसे सिनेरियो में दी बेस्ट टेक्निक हो जाती है हैशटैग, मतलब हैशटैग यूज करना हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, मैं ये दो वैल्यूज लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, सोर्स गेटर एंड सेटर बनाता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर, फिर मैं जनरेट करता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर मैं जनरेट करता हूँ, फिलहाल मैं टू स्ट्रिंग रहने देता हूँ। ठीक, अब क्या हुआ, आपने ये चीज तो बना दी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी के अंदर स्टूडेंट की कलेक्शन बने, तो मैंने स्टूड्स इस तरीके से ले लिया। अब मैं स्टूडेंट्स के अंदर दो स्टूडेंट ऐड करता हूँ, एक स्टूडेंट का रोल नंबर रखता हूँ 1001 और राजन इसका नाम है, ऐसे ही सेम स्टूडेंट को ऐड करता हूँ।
अब मैं ये चलाता हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने स्टूडेंट तो सेम डाले, तो हैशटैग कलेक्शन को कितने ऑब्जेक्ट दिखाने चाहिए, सिर्फ एक दिखाना चाहिए। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ ये तो 2 दिखा रहे हैं। अब 2 क्यों दिखा रहा है उसका एक रीजन। अब मैंने यहां बोला ये एक हैश फंक्शन यूज करता है, बट कौन सा हैश फंक्शन? अभी अगर हैश फंक्शन यूज कर रहा है तो किसका हैश फंक्शन यूज कर रहा है? तो एक्चुअली में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास होती है, इसकी अगर डेफिनेशन में जाऊं तो यहां पर ना आपको एक फंक्शन मिलता है, हैश कोड। ठीक, ये करता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सेव कर बनाता है हीप के अंदर तो उसकी लोकेशन जनरेट करके देता है। तो इंटरनली आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो हैश कोड बिल्डअप करते हैं, यानी हैशिंग कोड टेक्निक में बनाए जाते हैं। तो ये एक हैश कोड मेथड है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हैश कोड जनरेट कर रहा है और हर ऑब्जेक्ट का हैश कोड डिफरेंट जनरेट करता है आपका जावा। तो उस रीजन से क्या हुआ, इसका हैश कोड अलग बना, जैसे 93DCD, इसका 1D 9DC9 इस तरीके से बना, दोनों अलग हैं। तो हैशटैग की नजर में दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अगर आप चाहते हो कि ये जो हैश कोड है ये मेरे हिसाब से बने तो आपको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये कैसा मेथड है, नेटिव है और फाइनल नहीं है। जो मेथड फाइनल नहीं होता उसको मैं ओवरराइड कर सकता हूं। तो मैं हैश सेट में गया और यहां पर आके अगर आप देखो यहां एक ऑप्शन आती है हैश कोड एंड इक्वल्स, और एक रूल याद रखो, अगर हैश कोड को ओवरराइड करना है तो इक्वल्स भी ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब पेयरिंग चलती है इसके अंदर। तो क्लिक किया, मैंने डाल दिया। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने ना आपके लिए एक कोड भी बना के दे दिया। तो मैं इसी कोड में खुद अपना लॉजिक नहीं लगाऊंगा, तो उसने खुद एक फाइनल 31 लिया, एक रिजल्ट 1 लिया, प्राइम को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट के साथ, नेम नल है तो 0, तो नेम का हैश कोड यूज कर लेंगे, नहीं तो रोल नंबर ऐड करके जो रिजल्ट बनता है वो हैश कोड बना लेंगे। यानी अब क्या है, जो हैश कोड जनरेट हो रहा है उसमें कौन इन्वॉल्व होगी, वैल्यूज इन्वॉल्व होगी, रोल नंबर और नेम भी। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो वो डेफिनेटली सेम रिजल्ट हैश कोड जनरेट करेंगे। तो अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो एक आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। सर नेटिव तो वो नहीं होता जिसकी डेफिनेशन नहीं होती। हाँ तो वो तो था, हम तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड से नहीं कर सकते ना, जो फाइनल है, ठीक है ना, इतना आइडिया ग्रेस्प होता है। अब क्या होता है कि जैसे हैश सेट होती है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऐसे एक सेट फैमिली के अंदर एक क्लास और आती है जिसका नाम है ट्री सेट। और ट्री सेट क्या है, ये एक ऑर्डर मेंटेन करता है, मतलब ये एक आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैटर मेंटेन करके चलते हैं। तो मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखा ट्री सेट, मैं लिया स्ट्रिंग वैल्यूज ट्री सेट। तो इसके अंदर पहला केस तो वही कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होंगे। तो मैं यहाँ आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 मैंने ये लिया। अब मैं इसकी वैल्यूज चेकआउट करना चाहता हूँ। मैंने वैल्यूज रन किया, फर्स्ट, 5, फोर्थ, सेकंड, इस तरीके से ये आपको डन कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक यूजर डिफाइंड कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक, मैं उसके लिए से यूज करना चाहता हूँ। तो मैं लिया, अब एम्प्लॉय ले लेते हैं, ठीक, इसमें ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग emp कोड, स्ट्रिंग नेम ले लिया। फिर वही है, इसके भी गेटर सेटर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर नया, बिना फील्ड के बनाया, और मैंने टू स्ट्रिंग में बना लिया।
अब मैं क्या किया, यहाँ आए और मैंने यहाँ पर आके रीसेट एम्प्लॉय का रीसेट कर लिया। मैं यहाँ आया, मैं क्या emps.add न्यू एम्प्लॉय E001 अजय नाम का एक एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय E002 राजन बना दिया। emps.add न्यू एम्प्लॉय E003 महेश बना दिया। emps.add न्यू एम्प्लॉय 4 राज बना दिया। ये वैल्यूज बना दी। ठीक, फिर इनहांस लूप यहाँ भी काम करता है, मतलब ये नहीं कि इनहांस लूप सिर्फ कलेक्शन पे काम करता है, आप यहाँ पर भी हैश सेट और उस पर भी चला लोगे तो वो चलाया, पर ये एरर देने लग गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अभी कहता है जो एम्प्लॉई है वो कास्ट नहीं हो सकता कंपेरेबल में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपने एम्प्लॉय कलेक्शन एम्प्लॉय को रीसेट में ऐड तो कर दिया, बट वो कंपेयर किस बेस पे करेगा? हमने ये बोला ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आता है, पर बेस क्या होगा इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग में लाने का? तो वो क्राइटेरिया मुझको इसको बताना है। तो उसके लिए वो क्या कहता है कि जिस क्लास को भी आप ट्री सेट में यूज करना चाहते हो वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल मींस वो एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए कंपेरेबल। तो मैं कंपेरेबल दे दिया कि किससे कंपेयर होगा? एम्प्लॉय से। अब आपको यहां पर आके एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। तो एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा कंपेयर टू। अब कंपेयर टू करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये अपने नेम को कंपेयर करे जो एम्प्लॉय दूसरा है उसके नेम से। मतलब मैंने इसे बोल दिया कि इसका कंपैरिजन का क्राइटेरिया एम्प्लॉय के अंदर नेम है, और नेम क्या है? स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की खास बात है ऑलरेडी वो कंपेरेबल है। तो जब अब आप चलाओगे तो ये नाम के बेसिस पे उसे असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा, अजय महेश राज राजन। तो ये इसका काम करने का तरीका है। जब आपने इसमें डील करना है तो इसे कंपेरेबल बना। अब क्या कई बार माइंड में आ जाता है कि यार ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहा है, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना हो तो क्या करूं? तो उस केस में हम यहां आते हैं, तो यहां लिया क्लास, एक क्लास बनाओ, डी कंपेयर नाम रखा, इस पे इंप्लीमेंट किया, एक कंपैरेटर आता है, ठीक, और कंपैरेटर किस टाइप का हो? मैंने लिख दिया स्ट्रिंग टाइप का। अब बेसिकली ये यहां बताना क्या चाहता है? ये बताना चाहता है कि ट्री सेट में उन्होंने एक अपना ऑर्डर डिफाइन कर दिया, प्री डिफाइन। कई बार यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि इसे कंपैरिजन, ये जो कंपेयर करने का बेस है वो डिफरेंट चाहिए। तो जावा कहते हैं कि उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। वो कहता है आप अपनी अलग से क्लास बनाओ जिसको कंपैरेटर से इंप्लीमेंट कर दो, यानी यू कैन डिजाइन यूजर डिफाइंड कंपैरेटर। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक कंपेयर नाम का फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, और यहाँ मैंने क्या लिया, मैंने o2.compare to o1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कंपैरिजन का बेस है वो क्या डाल दिया, उल्टा डाल दिया। पहली स्ट्रिंग दूसरे से कंपेयर होती थी, मैंने दूसरे को पहले से कंपेयर किया तो रिजल्ट डिफरेंट आया। और यहां जब आप ट्री सेट बनाते हो तो यहां पर आप डी कंपेयर पास कर दिया, यानी इसका कंस्ट्रक्टर डिमांड करता है कि कंपेरेटर बदला दो आप अपने हिसाब से। अब चलाओगे, सी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, थर्ड सेकंड फोर्थ फाइव फर्स्ट, इस तरीके से। तो ये ऐसे काम करता है, इतना डन होता है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास हैश मैप डेमो आ जाता है। अब यहां पर अगर मैं हैश मैप के पास जाऊं, स्ट्रिंग इंटीजर, मैं लिखा कॉल्स न्यू हैश मैप। सी हैश मैप का चैलेंज ये है
इसके अंदर की वैल्यू चलेगी, तो इसके अंदर फंक्शन चलता है पुट। की डालो, मैं डाला राजेश, वैल्यू डाली। फिर पुट डाला, मैं डाला रमेश, वैल्यू डाली। फिर पुट किया, महेश डाला, वैल्यू डाली। अब मैं एक एक करके इसकी वैल्यूज प्रोसेस करना चाहता हूं, तो आप क्या करो, एक कलेक्शन बनाओ। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। और आपने यहाँ लिया वैल्यूज, और यहाँ पे कोल्स का मेथड है वैल्यूज, जो क्या करेगा, जितनी इसके अंदर वैल्यूज हैं उसका पैटर्न आपको पूरा उस तरीके से बनाकर शो कर दिया। तो जैसे मैंने इसे चलाया, ये इस तरीके से एक एक करके इसने वैल्यू दिखा दी। इतना गेट होता है। अब उसके बाद जब आपने ये कर लिया, अब आपके पास एक तरीका और है, ये एक सेट भी रिटर्न करता है। मैं लिया ऑल कीज, और आप कॉल्स का एक फंक्शन होता है की सेट, जो क्या करेगा, जितनी कीज हैं इसके अंदर उसका सेट बनाकर आपको दे देगा। सारा का सारा सेट आ गया आपके पास। इनहांस लूप लग सकता है इसमें। की नेम लिया ऑल कीज, और यहाँ लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने कहा की नेम दिखाए मुझे, नहीं पहले तो थोड़ा सा इसे ब्रैकेट में ले, फिर की नेम दिखाए, फिर एक कॉलन प्लस इसका एक फंक्शन होता है कॉल्स का गेट। की डालो, की के बेसिस पे वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। तो जैसे हम इसे चलाते हैं, कीज निकाल के दे दी, ठीक। अब कीज हैश सेट बनता है उसका, तो ये उसको अपने हिसाब से हैश कोड की वैल्यू से जनरेट करते हैं। इतना करने के बाद आपके पास एक तरीका और है, आप एक सेट और बनाओ, और सेट बनाओ मैप डॉट एंट्री का। एंट्री उसका एक नेस्टेड इंटरफेस है। जितनी भी वैल्यूज होती हैं, मैंने यहाँ लिया एंट्रीज, और यहाँ पे कॉल्स डॉट एंट्रीज, फिर वही इनहांस लूप मैप डॉट एंट्री स्ट्रिंग इंटीजर, एंट्री लिया और इस एंट्रीज, और यहाँ पे लिया प्लस एंट्री का एक फंक्शन है गेट की, और एंट्री का एक फंक्शन है गेट वैल्यू। तो ये एक एक करके उसकी वैल्यू असेस करके दे देगा। तो ये असेस करने का तरीका है, यानी कभी आपके सामने मैप आ गया कलेक्शन फॉर्म में, तो उसको डील करने का तरीका है, ठीक। इसी तरीके से ट्री मैप है। ट्री मैप में क्या होता है, जो आपकी कीज होती हैं उनका ऑर्डर होता है, ठीक, यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से वर्क करता है। और ऐसी ही एक आइडेंटिकल क्लास होती है हैश टेबल, ठीक। तो उसको भी चेकआउट करके देखते हैं। ठीक, और यहां मैंने लिया हैश टेबल ले लिया, और यहां लिया स्ट्रिंग इंटीजर STS, ये लिया। अब इस वैल्यू के अंदर मैं सेम वही पुट चलेगा, तो मैं जैसे HM डेमो में यूज किया था वही यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ कोल्स की जगह STS लगा। बाकी तो सारे मेथड इसके अंदर वैसे के वैसे चलते हैं जैसे आपके हैश मैप के अंदर चलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, हैश मैप और हैश टेबल आइडेंटिकल क्लासेस है, पर हैश मैप आपकी थ्रेड सेफ नहीं है, पर हैश टेबल आपकी थ्रेड सेफ क्लास है, या इन अदर वर्ड्स इसके सारे मेथड्स सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो अब अगर इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, आप एनुमरेशन यूज कर सकते हो, यानी इसको आइटरेट करने का एक तरीका एनुमरेशन भी है, और यहाँ पर आप आके STS डॉट कीज ले सकते हो। और एनुमरेशन में वैल्यू असेस करने का तरीका है हैज मोर एलिमेंट्स, और ये आपकी ना लेगेसी क्लास है, यानी प्रीवियस वर्जन्स के अंदर ये क्लास एग्जिस्ट करती थी। तो अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके एक मैंने स्ट्रिंग की नेम लिया और कीज डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं यहाँ पर की नेम और प्लस वैसे ही फंक्शन जैसे आपने वहाँ यूज किया ना, गेट नाम का फंक्शन है, की डालो, की के बेसिस पे आपको वैल्यूज निकाल के दे देगा। चलाया तो ये आपको आउटपुट शो कर देगा।
तो इस तरीके से हैश ट्रैगर, तो दीज आर द कलेक्शंस जो हमें अपने कोड में यूज करनी होती हैं, जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज